अब हमें सीखना है, क्योंकि हम बाल विकास के काफ़ी सिद्धांत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बाल विकास के सिद्धांत में आगे आने वाली चीज़ें क्या है जो हमें पढ़नी है, ये आपको पूरी तरह से याद करनी है। इसमें क्रैमिंग का पोर्शन ज़्यादा है रादर देन कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन। तो यहाँ पर समझने की बात नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ पे समझाने की बात होगी वहाँ पर मैं आपके साथ हूँ, समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर 90% सेक्शन आपको याद ही करना है। सो लेट्स हैव अ लुक फॉर इट। यहाँ पर एचेनबेक महोदय कहते हैं विकासात्मक विकार के बारे में इन्होंने कुछ तथ्य हमारे सामने पेश किए। विकासात्मक विकार, क्योंकि यहाँ पर जब हम डेवलपमेंटल थियरीज पढ़ चुके हैं तो उससे रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में पूछे जाती हैं, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं विकार। और विकार में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा व्यक्ति। तो यहाँ पर हमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगानी है, हमें यहाँ पर क्या याद करना है, उन बीमारियों के नाम याद करने हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है, और उन प्रॉब्लम्स में व्यक्ति के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये जानना है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द थियरी रिलेटेड टू डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। विकासात्मक विकार का मतलब क्या होगा, विकास से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स बच्चों के द्वारा की जाती है या व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का कुछ कुसमायोजित व्यवहार जब समाज में होता है तो उसे विकासात्मक विकार कहा जाता है। और एचेनबेक महोदय ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड बहिकरण और अंतरीकरण। बहिकरण मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, और अंतरीकरण यानी कि इंटरनल फैक्टर्स। तो बाह्य सामाजिक कारकों की वजह से कभी कभी विकास में विकार आ जाते हैं, और ये कारक जब समाज से संबंधित होंगे तो उसे हम कहेंगे बहिकरण कारक। लेकिन यही कारक जब व्यक्ति के अंदर होंगे, व्यक्ति के संवेगों से संबंधित होंगे, व्यक्ति की संवेदनाओं पर निर्भर करेंगे, तब उसे हम कहेंगे अंतरीकरण कारक। गॉट इट। तो यहाँ पर ये किस व्यक्ति ने ये बताया कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, दैट इज अंतरीकरण का जो सिद्धांत है उसमें क्या समझ रहे हैं हम, उसमें हम जान रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये व्यक्ति खुद फेस करता है, इनर प्रॉब्लम्स होती है, ये उनको खुद को संवेगिक अनुभव में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उनके तंत्रिका तंत्र में कुछ विकार आ जाता है जिसकी वजह से वो समायोजन नहीं कर पाते, राइट। सो दैट विल बी आंतरीकरण का सिद्धांत या इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, ये समाज में परिलक्षित नहीं होते, ये व्यक्ति खुद भुगतता है, खुद फेस करता है। दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अ पर्सनल पर्सन, अ इंडिविजुअल पर्सन। बट ये जो बाह्य कारक हैं ये तो समाज में साफ साफ परिलक्षित होते हैं। इट कैन बी विजिबल थ्रू ईच एंड एवरीबडी। Why? Because these are the factors and problems which can be in the vicinity of the people. यहाँ पे लोगों को दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बिकॉज क्या हो रहा है, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। किसने बताया? एचेनबेक ने बताया। अब ये इसी से रिलेटेड हम समस्या भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ADHD प्रॉब्लम। So what is that ADHD? Attention Deficit Hyperactive Disorder. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसका नाम पूरे तरह से फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि ये फोकस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड ADHD प्रॉब्लम, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और आप इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। ठीक है, अवधान यानी कि फोकस, न्यूनता यानी कि फोकस की कमी, अति सक्रियता विकार यानी कि फोकस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाइपर हो रहा है, या फिर फोकस बहुत कम हो रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अगर बच्चा इनएक्टिव है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो कार्य से पहले ही ऊबना शुरू कर देगा। उसको वो कार्य शुरू होने से पहले ही, अभी तो कार्य शुरू ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसको बोरियत महसूस होने लगेगी। कब? जब वो इनअटेंटिव है, जब अवधान न्यूनता है तो वो कार्य होने से पहले ही ऊब जाएगा। लेकिन अगर वो हाइपर एक्टिव है तो उसके क्या लक्षण होंगे? तो वैसा बच्चा क्या करेगा
कभी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश नहीं करेगा। समाधान की जगह वो क्या करेगा, हमेशा अजम्पशन करेगा, हमेशा गैस करेगा, अनुमान लगाएगा। ये बच्चा क्या होता है, ये बच्चा ADHD से ग्रसित है, जिसको हमने कहा हाइपर एक्टिव। ठीक है, फोकस या तो बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा वाले बच्चों में देखा जाता है कि दे डोंट मूव फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एरियाज, रादर दे आर गोइंग फॉर अजम्पशन। ये बच्चे हमेशा क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब आपको याद करना है, इसलिए मैंने लिख दिया है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करते हुए ही लिखती हूँ, चाहे कितना भी टाइम कंज्यूमिंग हो। बट बिकॉज दिस इज अ क्रैमिंग पार्ट, यू हैव टू लर्न, इस वजह से हम इसको लिख कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये गेस करता है बच्चा, आक्रामक प्रवृत्ति का होता है और आवेगशील होता है। बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में फटाफट से जवाब देना, मतलब क्वेश्चन पूरा ही नहीं हुआ है उससे पहले उसका आंसर आ जाता है। So that is the major problems, major areas which is faced by the child which is suffering from ADHD problems. और नेक्स्ट विकासात्मक विकार हमने क्या पढ़ने हैं, देखते हैं। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में RPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, द फेवरेट क्वेश्चन is to be replaced and presented by RPSC is स्वालीनता। और स्वालीनता को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर क्या कहेंगे हम, स्वालीनता। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉइंट्स में देख लेते हैं। सामाजिक अंतरक्रिया बाधित होती है। जो भी बच्चे ऑटिज्म को फेस कर रहे होते हैं, उनका समाजीकरण, सोशलाइजेशन जो क्या है, वो बाधित होता है, इंटरप्टेड होता है, बीच बीच में रुक रुक के होता है, फ्लो उसका अच्छा नहीं होता है, स्मूथली नहीं होता है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। किसको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को। नेक्स्ट देखें, लड़कियों की तुलना में लड़कों में 4 गुना ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है कि ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम, जैसे आपने देखा है तारे ज़मीं पर, तो तारे ज़मीं पर उसमें ईशान को भी कौन सी प्रॉब्लम होती है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। और फिर उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए आमिर खान की एंट्री होती है। तो ये जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम तारे ज़मीं पर होती है, उसमें वो लड़का जो है वो क्या है, एक मेल कैंडिडेट है, लड़का है। तो लड़कों में ये 4 गुना ज़्यादा होती है इसकी पॉसिबिलिटीज़ एज कंपेयर टू गर्ल्स। इसमें होता क्या है प्रॉब्लम्स में, क्रिया को बार बार दोहराना, एक ही एक्शन को रिपीटेडली बार बार किया जाता है उन बच्चों द्वारा जो कि ऑटिज्म से पीड़ित हैं। ठीक है, अब जैसे अगर वो कुछ लिख रहे हैं या कोई कॉपी लेके अपने बैग में रख रहे हैं, तो 50 बार वो चीज़ बार बार करेंगे, बार बार उसको रिवाइंड करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार कर लेंगे जबकि काम पूरा हो चुका है तो भी उसको कर रहे हैं। क्रिया को बार बार करना, आंखें कम मिलाना। तारे ज़मीं पर आपने देखा कि जो ईशान के पिताजी हैं, वो उसका रिजल्ट खराब आने पर उसको मारने लगते हैं और बार बार कहते हैं कि आई टू आई कांटेक्ट रखो, मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, आंखें मिलाने की कोशिश करो। लेकिन वो जो बच्चा है वो कभी अपने पिताजी से आंखें मिला के बात नहीं करता है, और अगर वो आंखें मिलाता है तो क्या उसका स्वरूप होता है, आक्रामक, एग्रेसिव। सो दैट इज व्हाट, आंखें मिलाने में इनको शर्म आती है, डायरेक्टली आई कांटेक्ट नहीं होता है, ये अपने आप को असहज महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सामान्य बच्चों की तरह नकल नहीं करते हैं। जैसे सामान्य जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नकल करने में, इमिटेशन करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे टीचर्स डे पे आप छोटे बच्चों को बुलाएं कि आपको टीचर्स की नकल करनी है आज टीचर्स डे, तो दे कैन इमिटेट इन अ वेरी फाइन मैनर। लेकिन ऑटिज्म से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सामान्य बच्चों की तरह नकल नहीं निकालते। जैसे आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें एक माँ अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ के जा रही है, तो स्कूल में वो बच्ची बड़े लड़कियों से मिलती हैं, तो बड़े लड़कियां उसका कैसे अभिवादन करती हैं, अच्छा छोटा पैकेट, तो वो छोटा पैकेट वापस जवाब देता है, तो आपको क्या कहते हैं, बड़ा पैकेट।
तो इस वजह से ये हुआ नकल की प्रवृत्ति। ये छोटे बच्चे हमेशा नकल करने की कोशिश करते हैं। अगर सामने वाला लड़कियां उसको छोटा पैकेट बुला रही हैं तो उसने उसी वक्त उनकी नकल की और बोला आपका क्या नाम है, बड़ा पैकेट। तो इस तरह से सामान्य बच्चों की तरह ये नकल नहीं करते। कौन? ऑटिज्म प्रॉब्लम वाले बच्चे। नेक्स्ट देखें, इसके कारण अभी तक ज्ञात नहीं किए जा चुके हैं। ठीक है, जो ऑटिज्म से रिलेटेड समस्या है, जैसे कैंसर से रिलेटेड आज तक क्या उसका डायग्नोसिस है, क्या रीजंस हैं, कोई पता नहीं लगा पाया। ठीक है, सो इसी तरह से यहाँ पर इसके कारण ज्ञात नहीं किए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आनुवांशिक कारणों की वजह से ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाती है। ठीक है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपको याद रखना है, स्वालीनता आपको याद रखनी है, ADHD आपको याद रखना है, एंड द नेक्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि खान पान में भी कुछ विकृतियां आ जाती हैं, और ये जो खान पान में विकृतियां आती हैं ये भी विकास से संबंधित ही मानी जाती हैं। दीज आर दी ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड व्हाट आर दे। देखते हैं सबसे पहले, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ये एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि क्षुधा अभाव, भूख कम लगती है, बार बार ये लड़कियों में ये प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जो टीनेज की लड़कियां होती हैं वो खाना बहुत कम खाती हैं, बार बार उनको लगता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है। इवन आपने कार्टून्स में भी देखा होगा कि शिनचैन की जो मम्मी है मिक्सी, वो बार बार इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है कि कहीं वजन तो नहीं बढ़ रहा है। वो वेट मशीन से अपना वजन चेक करती हैं, बार बार उनके ध्यान रहता है कि वो कुछ मीठा ना खाएं, कुछ ऐसा ना खाएं जिससे उनका वजन बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल दी मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटालिटी प्रॉब्लम्स, जिसमें आप मोटे नहीं हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं और आपको खाना अब और कम कर देना चाहिए। दैट इज़ द प्रॉब्लम कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षुधा अभाव। क्या कहा जाएगा इसको? क्षुधा अभाव, यानी कि भूख न लगना, भूख बहुत कम लगना। क्यों? क्योंकि हमें एक फियर फैक्टर माइंड में होता है कि हम खाना खाने से मोटे हो जाएंगे, भद्दे दिखेंगे, फिर समाज में हमारा मजाक उड़ाया जाएगा एंड वी विल लूज आवर कॉन्फिडेंस। इस वजह से ये प्रॉब्लम टीनेज वाली गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसको कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। सेकेंड प्रॉब्लम देखें, बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है? इसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्षुधा अतिशीयता। क्षुधा अतिशीयता इसे कहा जाता है। क्षुधा अतिशयता में क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, अति। इसमें लोग जो हैं वो पहले तो ज़्यादा खा लेते हैं, फिर पतला होने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक विद्या बालन, पहले तो वो बहुत ज़्यादा खा लेंगे और खाने के बाद फिर उन्हें महसूस होगा कि अरे बहुत ज़्यादा खा लिया और हमें तो पतला होना था। नाउ दे स्विच ऑन देयर मोड टू व्हाट? टू बिकम स्लिमर। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा व्यायाम करेंगे, इवन वो बहुत ज़्यादा इसको लेना भी शुरू कर देते हैं जिसको आप कहते हैं विरेचक, लैक्सेटिव्स। और ये लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? दीज लैक्सेटिव्स हेल्प यू टू पास आउट दी स्टूल्स वेरी क्विकली। जैसे साफी जो आता है ब्लड प्योरीफायर, इसमें ब्लड प्योरीफायर में अगर आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप मोटे नहीं होंगे, और सारा का सारा खाना ये क्या करते हैं? उल्टी के माध्यम से या स्टूल्स के माध्यम से, बाय यूजिंग लैक्सेटिव्स, विरेचक चीज़ों के माध्यम से ये खाने को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा, इसमें वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बुल्ले जैसे हो जाते हैं। ठीक है, बुल्ला की जाना में कौन? तो यहाँ पर ये बुल्ले जैसे हो गए हैं, बहुत मोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, एंड देन दे रियलाइज आफ्टर सम टाइम कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, अब फटाफट से इस खाने को क्या है? वापस बैलेंस करना है। वी हैव टू गो फॉर द स्लिमिंग प्रोग्राम, और हद से ज़्यादा व्यायाम करेंगे, बहुत ज़्यादा जो ऐसे चूर्ण वूरण आते हैं बाबा रामदेव जी के, जिससे लूज मोशन हो जाए, इस तरह के चूर्ण का प्रयोग करेंगे ताकि वो खाना जितना भी उन्होंने खाया है वो फैट के रूप में डिपॉजिट ना हो।
गॉट इट। तो यहाँ पर दिस वॉज द प्रॉब्लम कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट देखेंगे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में द पीपल और अ पर्सन कीप ऑन ईटिंग, ये खाते ही जाते हैं और इनको लास्ट में लगता है क्या कि हमने तो अभी कुछ खाया ही नहीं। जैसे कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी, ये डॉक्टर हाथी इतना ज़्यादा खाते जाते हैं, इतना ज़्यादा खाते जाते हैं एंड स्टिल दे फील लाइक देयर एपिटाइट इज़ नॉट कंप्लीटेड, उनकी भूख शांत नहीं हुई है एंड दे कीप ऑन ईटिंग। दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम कॉल्ड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। गॉट इट। तो यहाँ तक आपने चर्चा की कि विकास से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और वैसे ही भाषा से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। नॉट ओनली ईटिंग डिसऑर्डर्स, नॉट ओनली ADHD, नॉट ओनली ऑटिज्म, बट यू कैन सी द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू स्पीच। स्पीच डिसऑर्डर्स भी लोगों में होते हैं और ये स्पीच डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पुअर एडजस्टमेंट की वजह से होते हैं। द रीज़न इज पुअर एडजस्टमेंट, कुसमायोजन की वजह से समाज में आप समायोजन नहीं कर पाते, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स वाणी विकार व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली डेवलप्ड एज वेल एज देयर इज अ मिसबैलेंस, इम्बैलेंस between them and the society. So the reason is poor adjustment. For what? The reason for speech disorders. वाणी विकार के लिए जो रीज़न उत्तरदायी माने जाते हैं वो कुछ इस तरह के हैं और उसमें होता क्या है, व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में ही याद रखें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्पिंग? लिस्पिंग मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द को उसके मूल रूप में न कहकर जो वर्णों की जगह है उसको मिसप्लेस कर देना। जैसे कपड़े को वो इंसान क्या बोल रहा है, पकड़े। सो व्हाट इज दैट? दैट इज लिस्पिंग। लिस्पिंग एक स्पीच डिसऑर्डर होता है जिसमें वर्णों की जगह जो है वो अस्त व्यस्त रहती है। वर्ण, हाँ, एक शब्द में जो वर्ण है वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग मतलब को मतबल बोल रहे हैं, कपड़े को पकड़े बोल रहे हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज लिस्पिंग। सेकेंड देखें, स्लरिंग। स्लरिंग क्या होता है? स्लरिंग में होता क्या है कि जो शब्द है उस शब्द में कुछ वर्ण स्किप कर देना। जैसे समानांतर को हमने लिखा है समांतर, ठीक है, पैरेलल। मैं ज्योग्राफी की क्लास ले रही हूं और मैंने बताया कि जो रेखाएं इसके समानांतर हैं उन्हें ये कहा जाता है। अब समानांतर में मैंने क्या स्किप कर दिया? एक वर्ण स्किप कर दिया, दैट इज ना। अब मैं इसको बोल रही हूँ समांतर। समानांतर न बोल के समांतर बोल रही हूँ। आई हैव स्किप्ड वन लेटर, दैट इज द प्रॉब्लम कॉल्ड स्लरिंग। लिस्पिंग क्या था? इधर उधर कर देना वर्णों को। स्लरिंग क्या था कि वर्ण को स्किप कर देना, समानांतर की जगह समांतर कह दिया। स्टैमरिंग क्या है? स्टैमरिंग यानी कि हकलाना, और हकलाने में जो भी शब्द का प्रथम वर्ण है उसको बोलने में कठिनाई महसूस होना, देर से कहना, दैट इज कॉल्ड स्टैमरिंग। जैसे डर वाली मूवी में आपने देखा होगा कि शाहरुख खान जो किरण वर्ड का उच्चारण कर रहा है, कैसे करता है वो फर्स्ट वर्ड को इस तरह से बोलता है, क क क क क क किरण, ठीक है। तो यहाँ पर क जो है उसका रेपिटेशन कितनी बार हो रहा है, बिकॉज ही इज फेसिंग द प्रॉब्लम कॉल्ड हकलाना, कॉल्ड स्टैमरिंग। स्टैमरिंग में पूरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसको बोलने में कठिनाई महसूस होना, उसकी पुनरावृत्ति करना और असहज महसूस करना, इसको कहेंगे हम स्टैमरिंग। गॉट इट? सो दीज वर सम प्रोमिनेंट डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू स्पीच। वाणी विकार से संबंधित ये कुछ टर्म्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट व्हाट इज लिस्पिंग, व्हाट इज स्लरिंग, व्हाट इज स्टैमरिंग, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू पुअर एडजस्टमेंट। कुसमायोजन की वजह से वाणी विकार समाज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा स्पीच डिसऑर्डर्स, हमने देखा ईटिंग डिसऑर्डर्स।
अब नेक्स्ट हमें बाल विकास के जो हम अंतिम चरण पर हैं उसमें हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं जिससे क्वेश्चन पुट अप हुआ है, वो चीज़ मैं आपके सामने लेके आई हूँ, तो उसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त होगा जो कि हमने यूनिट 1 के नाम से स्टार्ट किया था, फॉर रीड, दैट वाज कॉल्ड बाल विकास। और बाल विकास में अब हम एक अंतिम पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो कि भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित ये लैंग्वेजेस में पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश में पूछा जाएगा आपके, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि थोड़ा रफ आइडिया हो जाएगा आपको कि साइकोलॉजी में एज वेल एज लैंग्वेजेस वाले पेपर में अगर ये चीज़ आ जाती है, बहुत पूछी जाती है ये, अगर ये सिद्धांत आ जाता है तो एक रफ आइडिया आपके माइंड में होगा। So what is that principle? We are proceeding to the same principle, and after that we will be finishing up this unit that is called child development. अब हमने स्पीच डिसऑर्डर से रिलेटेड बात कर ली है, तो स्पीच डिसऑर्डर से रिलेटेड जब बात कर ली है तो भाषा से संबंधित एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि भाषा का अर्जन जो है वो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि एक पैतृक संपत्ति। भाषा का जो अर्जन किया जाता है वो स्वयं किया जाता है, एक अर्जित संपत्ति है, वो पैतृक संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता को भाषा आती है तो आपको भी वो भाषा आ गई, ठीक है, आप पैदा हुए और आप वही मलयालम भाषा बोलने लग गए जो आपके माता पिता बोलते हैं। सो दैट इज नॉट द पैतृक संपत्ति, दैट इज अर्जित संपत्ति। ये एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसका अर्जन करना पड़ता है, इसे सीखना पड़ता है। और भाषा का अर्जन कैसे किया जाता है? अनुकरण के द्वारा होता है। भाषा का अर्जन कैसे होता है? हमेशा फॉलो करने से होता है। Whenever we want to learn some new language, we have to listen first. हमने बीएड में भी सीखा है और अभी साइकोलॉजी में भी सीख रहे हैं कि LSRW का सिद्धांत होता है। किसी भी भाषा का अर्जन करना है, सीखना है, तो पहले हमें क्या करना होगा? लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो इस LSRW के सिद्धांत में सबसे पहले जो चरण आता है वो आता है सुनने का। और यहाँ पर सुनने के बाद जब आप उस चीज़ को फॉलो करने लग जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड अनुकरण। तो यहाँ पर भाषा का अर्जन करने के लिए हमें क्या करना होगा? अनुकरण करना होगा। भाषा का अर्जन हमेशा अनुकरण के द्वारा होता है, हमेशा फॉलो करने से होता है। हम स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो स्पेनिश बोलने वाले को हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी हमें वो भाषा आएगी। अगर हमने नहीं सुना है तो इसका अर्जन संभव नहीं हो पाएगा, बिकॉज सुनने के बाद हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो भाषा का अर्जन कैसे होता है? अनुकरण के द्वारा। भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? नेक्स्ट देख रहे हैं हम इंपॉर्टेंट नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत। नॉम चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या बताया है कि भाषा अर्जित करने के यंत्र ऑलरेडी इंसान के पास होते हैं। मनुष्य में भाषा को ग्रहण करने के जो तंत्र हैं, जो संरचनाएं हैं, वो उसे ऑलरेडी प्राप्त होती हैं। मनुष्य में भाषा अर्जन करने की क्षमताएं और संरचनाएं ऑलरेडी होती हैं, उसे प्राप्त होती हैं, ठीक है। और जब ये संरचनाएं ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त है तो आपको करना क्या है? इट इज़ अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। ये क्या है? एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ठीक है, सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र है। और उस सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र को बाय गॉड आपको गिफ्ट दिया जाता है। ये सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र सभी के पास होता है। ये बोलने की संरचनाएं सभी के पास होती हैं, जिसको हम कहते हैं एडम से एप्पल, जिसको हम कहते हैं 14 माहेश्वर सूत्र। ये जो संसार में नाद हुआ था और इस नाद में, इस साउंड में 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर इस भाषा को ग्रहण करने के लिए जो संरचनाएं, शारीरिक संरचनाएं आवश्यक होती हैं, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, वो ईश्वर ने हमें दे रखी हैं। एंड दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। ये किसने बताया? नॉम चॉम्स्की ने बताया। तो यहाँ पर जो ये संरचनाएं ऑलरेडी उपस्थित हैं, अब उसमें क्या होगा?
अब उसमें आपको अनुकरण के द्वारा कोई भी भाषा, अपने माता पिता की भाषा या जो भी भाषा बच्चा सुन रहा है उसको अनुकरण करके वो बोलने लग जाएगा। इसमें पॉइंट लिखते हैं कि मनुष्य में, इसमें पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की, मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। फर्स्ट पॉइंट। मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की संरचनाएं उपस्थित होती हैं और इसे चॉम्स्की ने कहा LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका आप हिंदी भी रूपांतरण कर लें, सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र, सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र, राइट। तो ये हो गया LAD। अब आपसे पूछा जा सकता है कि LAD का टर्म किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि इसी के माध्यम से बालक जिस भाषा को सुनता है, बालक जिस भी भाषा को सुनता है उसका अनुकरण करने लगता है। जिस भी भाषा को सुनता है उसके नियमों का अनुकरण करना सीख जाता है, उसके नियमों का अनुकरण करना सीख जाता है। So these were the points you have to remember related to Chomsky। ठीक है, तो भाषा से संबंधित हमने थोड़ी बात कर ली एक पॉइंट में, और फिर चॉम्स्की से संबंधित हमने पॉइंट्स लिख दिए, हार्डली 3 पॉइंट्स, कि मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की जो संरचनाएं हैं वो ऑलरेडी ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब ये जो संरचनाएं ईश्वर द्वारा प्रदत्त है इसको चॉम्स्की ने क्या कहा? LAD, सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र। और फिर बताया कि जिस भाषा को बच्चे सुनते हैं उसके नियमों का अनुसरण करने लगते हैं। दिस इज अबाउट लैंग्वेज and this is about the scientist who propounded his theory and termed the device that is called term that is called LAD, language acquisition device। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने विकासात्मक विकार से संबंधित अपना जो थोड़ा सा सेक्शन है वो भी कंप्लीट अप कर लिया। ये आगे और आने वाली प्रॉब्लम्स में जो आगे हमारा चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे अपने लेक्चर को सीमित रखना था सिर्फ और सिर्फ विकास तक, इसलिए मैं सिर्फ वही बातें लेके आई हूँ जिसमें विकासात्मक प्रवृत्तियाँ, विकासात्मक विकार देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सिद्धांत हमने डिस्कस किए, प्लस हमने डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की, प्लस हमने ये सारी चीज़ें देखी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें कि इन सारे एग्जाम्पल्स में से अगर आप होते और आपको ये एग्जाम्पल, ये सिद्धांत अपने स्कूल में अप्लाइड करने हैं तो कौन सा सिद्धांत आप अपने स्कूल में बच्चों के लिए अप्लाई करना चाहेंगे? कौन से विकासात्मक सिद्धांत को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, या कौन सा मेरा एग्जाम्पल आपको सबसे ज़्यादा सराहनीय लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी सेकेंड यूनिट के साथ जिसका नाम है अधिगम। जी नहीं, फेविगम नहीं, अधिगम। तो यहाँ पर अधिगम यानी कि लर्निंग वाला जो सेक्शन है वो यूनिट 2 के अंतर्गत आता है और उसको भी हम कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। वीडियो सुनते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करना ना भूलें। सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।